अब अशोक के हमको कई सारे नाम देखने को मिलते हैं, अन्य नाम भी हमको कई सारे नाम देखने को मिलते हैं। तो उन नामों में क्या क्या है, तो सबसे पहले हमको नाम जो देखने को मिलता है वह मिलता है आपका अशोक वर्धन। क्या नाम मिलता है, अशोक वर्धन। और अशोक वर्धन कहाँ कहाँ किस किस जगह कहा गया है इसको, तो जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में इस मौर्य शासक जो आपका अशोक है उसको क्या कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, अगला जो आपका मगधाधिराज, मगधाधिराज, और मगधाधिराज का मतलब क्या होता है, मगध का राजा, मगध का राजा। अब आप सभी जानते हैं कि इसके नामों का उल्लेख करने वाला जो लेख है उन्हीं में से एक आपका लेख है भाब्रू लेख, भाब्रू लेख। और इस भाब्रू लेख में इस शासक का नाम क्या मिलता है, मगधाधिराज मिलता है, जिसकी पहचान अशोक से की जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियदर्शी राजा, आप सभी ने पूछा होगा कि प्रियदर्शी किसे कहा गया है, प्रियदर्शी की पहचान किससे की जाती है, तो आप सभी जानते हैं प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी जो है इसकी पहचान किससे की जाती है, इसकी पहचान आपके अशोक से की जाती है। और इसका जो प्रियदर्शी राजा है इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो जो बराबर की गुफा है, जो गुहा लेख है वहां से प्राप्त हुआ है अभिलेख, वहां से इसकी प्राप्ति, इसके नाम की जो प्रियदर्शी राजा है उसकी चर्चा मिलती है। जबकि अब जो कि सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अशोक का नाम अशोक है, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको इसको रट जाना है। तो 4 लघु शिलालेख हैं जिनमें इनका नाम जो अशोक है वह देखने को मिलता है। कौन कौन से शिलालेख हैं भैया, एकदम याद कर लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मास्की शिलालेख। ठीक है, मास्की शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा गुर्जरा जो शिलालेख है उसमें नाम मिलता है। तीसरा जो नेत्तूर शिलालेख है, नेत्तूर जो आपका शिलालेख है उसमें नाम मिलता है। और अगला है उडेगोलन, उडेगोलन जो आपका लघु शिलालेख है। इन चारों शिलालेखों में जो अशोक नाम है वह हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य जगह पे भी, जिसमें हम लोग कंगन हल्ली, आप लोगों ने लेख का नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा। कंगन हल्ली जो आपका लेख है, इस कंगन हल्ली लेख में भी हमको राज्यों, राज्यों, राजा अशोक का नाम मिलता है, राजा अशोक का नाम मिलता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर आपके लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहली चीज ये निकल कर आती है कि ठीक है 4 जगह यहाँ पर मिला, बाकी कंगन हल्ली में हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि आपसे यह पूछ दिया जाए कि सबसे पहली बार अशोक को नाम को कहाँ पढ़ा गया था, तो ये जो मास्की शिलालेख है, इस मास्की शिलालेख में सर्वप्रथम अशोक नाम पढ़ा गया था, सर्वप्रथम अशोक नाम पढ़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहां से बन सकते हैं आपके एग्जाम में। इसके अलावा मास्की शिलालेख में ही आपका देवा नाम पियस अशोकस भी यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है, या फिर देवा नाम प्रियदर्शी जो है इसमें हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा तो हमने इतना नाम तो बताया ही, तो आपको और भी कुछ नाम है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, पूछ लिया जाता है। उनमें पूछा जाता है कि जो नाम, देवा नाम प्रिय, प्रियदर्शी जो है, प्रियदर्शी जो है इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो ध्यान रखिएगा इसका अभिलेख है रुम्मिन देई अभिलेख। आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा रुम्मिन देई अभिलेख, जो कि आपके नेपाल की तराई में स्थित है। निगलीवा सागर अभिलेख, जितने भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, निगलीवा सागर अभिलेख में इसके प्रमाण दिखाई देते हैं। इसके अलावा रूपनाथ अभिलेख में इसके नाम दिखाई देते हैं। ठीक है, गिरनार जो लेख है इनमें आपके नाम, ये जो प्रिय नाम प्रियदर्शी है वह जो लेख है, यहाँ से इनके जो देव नाम प्रियदर्शी नाम है वह देखने को मिलता है। ठीक है, प्रियदर्शी, हालांकि हमने बहुत नाम लिखवा दिए, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन बस आपको चीजें ध्यान में रहें, कल को यदि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये न हो कि आपको बताया नहीं गया है। तो यह आपका जो बैराट, जिसको हम लोग भाब्रू लेख भी कहते हैं, वहां पर हमको इसका नाम जो प्रियदर्शी है केवल
वह हम देखने को मिलता है। बाकी दीपवंश जो कि आपके महावंश दीपवंश हमने आपको पढ़ाया था ना, वहां जो कि सिंघली अनुसूती का भाग है, उसमें भी अशोक को क्या कहा गया है, प्रियदर्शी कहा गया है। और जो आपका कांधार अभिलेख है, कौन सा अभिलेख, कांधार अभिलेख है, उसमें भी हमको अशोक के नाम के लिए प्रियदर्शी जो शब्द है उसका प्रयोग वहां पर किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि देवा नामपीय का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो जो आपका देवा नामपीय है, इसका उल्लेख हमको अशोक का जो 12वां और जो 13वां शिलालेख है वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो 12वें और 13वें शिलालेख में इसकी चर्चा जो है वह हमको देखने को मिलती है, जो कि अपने आप में क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो चीजें हैं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद करते हैं भाई कि आपको जो भी चीजें बताई जा रही होंगी आपको समझ में आ रही होंगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाए और आपको अच्छे से चीजों को समझाया जाए। तो भैया यदि समझ में आ रही हैं चीजें तो आप सभी चीजें लोगों से निवेदन है जो भी अभी लाइव हैं वो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लगातार ऐसी वीडियोस लेके आते हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपकी जो वीडियोस हैं, ये जो क्लासेस हैं, आपको पसंद आ रही होंगी। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां थी, ये कुछ सोर्सेज थे जिसमें आपके अशोक के जो नाम हैं, उनके जो अभिलेख हैं, वह हमको देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास से जब हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो अशोक के अभिलेख हैं, इनको सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया, इसको सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया, और किसके द्वारा सबसे पहली बार जो अशोक के अभिलेख हैं उनका नामकरण जो आपका अशोक मिलता है, यह किसके द्वारा किया गया। एज एग्जाम्पल मैं आपको इसे बता दूं कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसके बार खोजा गया, तो यह 1750 में टिफिन थैलर हैं। उन्होंने जो दिल्ली मेरठ अभिलेख है अशोक का, वह सबसे पहली बार अशोक के अभिलेखों को खोजा। ठीक है, वहीं पर इनके अभिलेखों को सबसे पहली बार पढ़ा किसने, तो 1837 में। अच्छा मैं लिख ही दे रहा हूं, नहीं तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए मिस हो जाएगा। अशोक के अभिलेख की चर्चा कर रहे हैं और यहां से प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम खोजा गया, तो किसके द्वारा खोजा गया भाई, तो यह खोजा गया सबसे पहली बार 1750 में। किसके द्वारा, तो उनका नाम क्या है, टीफेन थैलर। टीफेन थैलर के द्वारा खोजा गया। और कौन सा वह अभिलेख था जो कि उन्होंने खोजा था अशोक का, तो वह अभिलेख था आपका दिल्ली मेरठ अभिलेख। क्या था, दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है उनके द्वारा खोजा गया था। ठीक है, इसके अलावा सर्वप्रथम पढ़ा किसके द्वारा गया, सर्वप्रथम पढ़ा गया किसके द्वारा भाई, तो यह सर्वप्रथम पढ़ा गया आपका कब और किसके द्वारा, तो यह पढ़ा गया आपका 1837 में, 1827 में। जी किसके द्वारा, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। आप सभी जानते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहली बार पढ़ने में सफलता किसको प्राप्त हुई, तो यह प्राप्त हुआ था आपके जेम्स प्रिंसेप को। वो भी कब, तो 1837 में। और ये जो जेम्स प्रिंसेप हैं, ये आपकी जो एशियाटिक सोसाइटी है, ये इसके क्या थे, सचिव थे। एशियाटिक सोसाइटी के यह क्या थे, सचिव थे। तत्कालीन समय में, उस समय जो एशियाटिक सोसाइटी थी, यह उसके सचिव थे और इन्होंने 1837 में ये जो अभिलेख है उसको पढ़ा था। तो अब यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा अभिलेख है जिन्होंने सबसे पहली बार इन अभिलेखों को पढ़ के अशोक की जो ब्राह्मी लिपि है उसको पढ़ने का कार्य किया था, तो वह अभिलेख था आपका दिल्ली टोपरा अभिलेख। दिल्ली टोपरा अभिलेख। अब देखिए, खोजा गया सबसे पहली बार दिल्ली मेरठ अभिलेख, वो भी खोजा गया आपकी टिफिन थैलर के द्वारा 1750 में। वहीं पर लगभग 100 साल बाद, लगभग 1750 में पहली बार खोजा जाता है टिफिन थैलर के द्वारा, और वह भी अभिलेख का नाम है दिल्ली मेरठ अभिलेख। वहीं पर जो सबसे पहली बार इसके अभिलेखों को पढ़ा गया वह अभिलेख है आपका 1837 में, और वह पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, और वह अभिलेख का नाम है दिल्ली टोपरा अभिलेख। ठीक है, और जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार जो ब्राह्मी लिपि है इसका भी उर्ध्ववाचन किया था। पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि का
आप सभी जानते हैं अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी भाषा का। किस लिपि का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का। तो ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम जो उर्ध्वचन किया था, उर्ध्वचन या फिर कह ले पढ़ने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपके इन्हीं के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। उद्वाचन या फिर पढ़ा गया किसके द्वारा भैया? तो ये आपके जो जेम्स प्रिंसेप हैं इन्हीं के द्वारा पढ़ा गया। ठीक है। इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि अशोक, अशोक जो नाम है को स्थापित करने वाले विद्वान का नाम, कि जो प्रियदर्शी हैं यह अब क्या है? अशोक नाम को स्थापित करने वाले किस नाम से? प्रियदर्शी। की प्रियदर्शी जो शासक है यह अशोक ही है। वह व्यक्ति कौन थे? तो वह व्यक्ति थे, कि यह आपके एग्जाम में प्रश्न आया भी हुआ है, वह व्यक्ति थे आपके जेम्स टर्नर। जेम्स टर्नर ने जो प्रियदर्शी है इसकी पहचान किसके रूप में की? तो इसकी पहचान आपके प्रियदर्शी की पहचान अशोक के रूप में की। और किसकी सहायता से? माध्यम क्या है या फिर सहायता क्या है इस इनका, कि किस आधार पर उन्होंने कहा, इनका आधार क्या है, सहायता क्या है, माध्यम क्या है? तो इन्होंने जो दीपवंश ग्रंथ है, श्रीलंका में सिंहली अनुसूतियां हमने आपको बताई थी कि श्रीलंका में सिंहली अनुसूतियों का बोलबाला है, जिसमें हमने आपको बताया था महावंश और दीपवंश के बारे में। ठीक है। और जेम्स टर्नर के द्वारा ही सबसे पहली बार जो ये प्रियदर्शी है उसकी पहचान दीपवंश के आधार पर अशोक के रूप में की गई थी। ठीक है, क्लियर है बात? और साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की दोस्तों हम लोगों ने अभी तक पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में दोस्तों आपके चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार में दोस्तों उनसे संबंधित जो आपके फैक्ट हैं उनके बारे में दोस्तों हम लोगों ने चर्चा को जारी रखा था। उसी के आगे बढ़ते दोस्तों आज के सेशन में, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दोस्तों अशोक के बारे में। दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से अशोक के दोस्तों जो भी आपके सोर्सेज हैं, जो कि दोस्तों आपके अशोक के बारे में हमको जानकारी देते हैं, उनकी चर्चा हमने आपसे की थी। और दोस्तों उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए अन्य जो फैक्ट हैं, जो आपके अन्य जो साक्ष्य हैं, जो आपके जानकारियां हैं, उनकी चर्चा करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की चर्चा की शुरुआत करें, एक बार हमें जल्दी से बता दीजिए कि क्या आप तक दोस्तों हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी बेहतर रूप से पहुंच पा रही है नहीं, जिससे दोस्तों आपको मैं बता सकूं कि हाँ जो चीजें हैं सही चल रही है, उसके बाद हम क्लास को जो है वो शुरू करें। बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी बेहतर रूप से पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब देखिएगा, हम लोग जब भी बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की, किसकी बात करते हैं? अशोक के अभिलेखों की। जब भी हम चर्चा करते हैं तो हम अशोक के अभिलेख को तीन भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ सकते हैं? तीन भागों में। ठीक है, वो कौन कौन से भाई हैं भाग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। और यदि इस चीज को आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो आपको आगे से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, अशोक को यदि हम देखिए बांटेंगे तो हम लोग इतना समझ लीजिए कि मुख्य तौर पे यदि हम मोटे मोटे तौर पे बांटें तो दो भागों में बांट सकते हैं। किसमें किसमें? तो एक वो लेख जो कि आपके जाने जाते हैं शिलालेख के रूप में। किसके रूप में? जी, एक वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शिलालेख, ठीक है। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्तंभ लेख। क्या बोलते हैं? स्तंभ लेख। तो दो चीजों में जो आपके अभिलेख हैं इस अशोक के, उनको हम लोग बांटते हैं, एक शिलालेख और दूसरा आपका स्तंभ लेख। तो प्रस्तर पर लिखा हुआ जो लेख होता है, किसी पत्थर पर लिखा हुआ जो लेख होता है वो शिलालेख कहलाता है। वहीं पर यदि कोई लेख जो है, जो कोई इंस्क्रिप्शन है, यदि वो स्तंभ पर अर्थात आपका जो पिलर होता है जिसको हम लोग पिलर एडिक्ट बोलते हैं, यदि उस पर लिखा गया होगा तो वो क्या कहलाएगा? स्तंभ लेख कहलाएगा। तो अशोक के अभिलेखों को मोटे मोटे तौर पे हम लोगों ने शिलालेख और किसके में बांटा? आपके स्तंभ लेख में बांटा। अब फर्दर ये जो आपका शिलालेख है, यह भी इसको हम दो भागों में बांट के समझ सकते हैं। कौन कौन से? तो एक है आपका दीर्घ शिलालेख, जिसको हम लोग बृहद शिलालेख कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? बृहद शिलालेख या फिर क्या बोलते हैं? दीर्घ शिलालेख बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा आपका है लघु शिलालेख। एक आपका दीर्घ शिलालेख और दूसरा आपका लघु शिलालेख।
तो शिलालेखों को फर्दर दो भागों में बांटा जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जो दीर्घ शिलालेख हैं जिनको हम लोग बृहत शिलालेख भी कहते हैं या फिर इसको हम लोग मुख्य शिलालेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य शिलालेख भी कहा जाता है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पूछ लिया कि ये बताइए कि अशोक के दीर्घ शिलालेख या फिर जो मुख्य शिलालेख हैं या फिर जो बृहद शिलालेख हैं उनकी संख्या कितनी है, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इनकी जो संख्या है वह कितनी बताई गई है? वह 14 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 14। और यही कारण है कि इनकी संख्या 14 की वजह से इन शिलालेखों को चतुर्दश अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्दश अभिलेख भी। चतुर का मतलब 4, 10 का मतलब 10, तो 10 4 14, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मुख्य शिलालेखों को, दीर्घ शिलालेखों या फिर बृहद शिलालेखों को क्या कहते हैं? आपके चतुर्दश शिलालेख के रूप में जानते हैं। अब हमने आपको बताया कि जो 14 आपके प्रमुख शिलालेख हैं, दीर्घ शिलालेख हैं, वहीं पर यदि हम आपके चलते हैं इनके बारे में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग मुझे अभी दिख पा रहे हैं, नेहा जी दिख पा रही हैं, अंजलि जी, मुस्कान जी और प्रीति जी, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। आवाज वाज क्लियर है? जहां पर भी कोई भी कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, आप सभी हमें तुरंत बताइएगा, हम तुरंत आपको वहां पर रुक के चीजों को वापस से समझाएंगे। अब देखिए, स्तंभ लेखों की भी संख्या आपसे पूछी जाती है। स्तंभ लेख जो हैं इनकी भी संख्या पूछी जाती है, और स्तंभ लेखों की संख्या है कितनी? तो स्तंभ लेखों की संख्या है आपकी कितनी? 6 है। कितनी है? 6 है। आपके एग्जाम में बड़े महत्वपूर्ण है। अब देखिए, लघु शिलालेख कोई एक स्थान से नहीं मिले, लघु शिलालेख कई सारे स्थानों से मिले हैं, जिसमें आपका यदि हम चर्चा करते हैं तो इसमें रूपनाथ लेख आता है, गुर्जरा लेख आता है, आपका आपका भब्रू बैराठ अभिलेख आता है। तो कई सारे अभिलेख हैं जो कि आते हैं इसका। ठीक है, सन्नति अभिलेख जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां से इस अभिलेखों में अशोक का जो अंकन है वो देखने को मिलता है। एरागुड़ी अभिलेख, यह भी जो है, सृष्टि जी बोल रहे हैं सर स्क्रीन आपका क्लियर नहीं है। सृष्टि जी एक आप काम करिए कि YouTube पे आपकी सेटिंग दी गई होगी ऊपर कॉर्नर में, सेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करिए, वहां पे आपको क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। उस क्वालिटी के ऑप्शन पे दिखाई जाइए, एडवांस का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके 720 पिक्सल कर लीजिए, आपकी जो क्वालिटी है वो क्लियर हो जाएगी। क्या सभी के साथ ऐसा है? एक बार बता दीजिए भाई, क्या सभी के साथ ऐसा है कि उनको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रही है? मेरे यहाँ चीजें क्लियर हैं, जो मैं देख पा रहा हूं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एक बार उसको सही कर लेंगे, जो भी है उस चीजों को। नेटवर्क के जब आप देखिए, मैं बार बार मैं पहले ही बताता हूं, अभी भी बता दे रहा हूं, जब भी आप YouTube को खोलते हैं तो YouTube में नियम है कि आपको लेस डाटा से आपको वीडियो वो प्ले करता है। ठीक है, तो आप YouTube पे जाइए, जो सेटिंग्स होती हैं उनको क्लियर कीजिए, वहां पे जाइए, आप उसको वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको चीजें जो है वो क्लियर दिखाई देंगी। तो हमने आपको बताया कि अशोक के अभिलेखों को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख। शिलालेख फर्दर दो भागों में बांटा जाता है, दीर्घ शिलालेख जिनकी संख्या 14 है, और इनकी इसी वजह से इनको हम लोग चतुर्दश अभिलेख भी कहते हैं। और दूसरा जो अभिलेख है वह है आपका स्तंभ लेख, जिनकी संख्या कितनी बताई गई है? 6 बताई गई। अब आपके एग्जाम में कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं, और वो फैक्ट्स आपको एकदम ध्यान में रखने। पूछे क्या जाते हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें किन लिपियों का प्रयोग किया गया है, वह कौन सी लिपियां हैं जिनका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया? तो कुल 4 लिपियां हैं। कितनी लिपियां हैं? 4 लिपियां जिनका कि अशोक के अभिलेखों में प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी? नाम एकदम रट जाना है, भूलना नहीं है। आपके एग्जाम में जो है यहाँ से प्रश्न है वह पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बार प्रयुक्त किया गया है वह है आपका ब्राह्मी लिपि, सर्वाधिक प्रयुक्त लिपि है। अशोक के सबसे अधिक मात्रा में जो अभिलेख मिलेंगे आपको किस लिपि में उल्लिखित मिलेंगे? तो यह आपका यही अभिलेख है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उल्लिखित है वह है आपका खरोष्ठी लिपि। क्या है? खरोष्ठी लिपि। ठीक है, इसके पश्चात आपका आता है अरमाइक लिपि, आरामाइक लिपि। ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है आपका यूनानी लिपि।
यूनानी लिपि। ठीक है, कुल 4 लिपियों का जो प्रयोग है वहां पर हमको दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? एक मिनट, मैंने, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ सॉरी गलती हो गया, उसको आप लोग सही कर लेंगे। इनकी संख्या 7 ही है, स्तंभ लेख जो हैं वो 7 ही हैं। हाँ, धन्यवाद, आपने ध्यान धराया। ठीक है भाई, धन्यवाद, आपने ध्यान धराया कि जो स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या कितनी है, 7 है। दिल्ली टोपरा है, दिल्ली मेरठ है, प्रयाग स्तंभ लेख है, आपका लौरिया अरिराज स्तंभ लेख है, इसके अलावा आपका लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है, और आपका रामपुरवा अभिलेख है। ठीक है, आप इसको एक बार ध्यान में रख लेंगे, मैं अभी लिखवा भी दे रहा हूं। दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, इसके अलावा आपका दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रयाग स्तंभ लेख। अब प्रयाग स्तंभ लेख कौन सा है, कोई बता सकता है क्या? प्रयाग स्तंभ लेख किससे जोड़ा जाता है? इससे एक और शासक जोड़े जाते हैं, एक क्या दो और शासक जोड़े जाते हैं, कोई बता सकता है? लौरिया रिराज, लौरिया नंदनगढ़। रामपुरवा, ठीक है, एक अन्य है लघु स्तंभ। देखिए स्तंभ लेखों में भी दो हैं, ठीक है, एक समझिएगा उसको। एक है जिसको हम लोग बृहद स्तंभ लेख कहते हैं, दूसरा आपका लघु स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपका दीर्घ स्तंभ लेख, ठीक है, जिसको हम लोग बृहद स्तंभ लेख कहते हैं, बृहद स्तंभ लेख कहा जाता है, या फिर दीर्घ स्तंभ लेख कहा जाता है। और दूसरा जो है वो है आपका लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। तो ये जो हमने आपको 6 बताए हैं, यह आपके दीर्घ स्तंभ लेख हैं, और जो लघु स्तंभ लेख हैं इनकी संख्या कितनी है, 7 है, तो वो अलग अलग हैं। ठीक है, लघु स्तंभ लेख जो हैं वो अलग अलग हैं। आपका रुक्मिणदेही हो गया, निगलीवा सागर हो गया, आपका सारनाथ हो गया, सांची हो गया, कौशाम्बी हो गया, ये जो है आपके क्या हैं, लघु स्तंभ लेख हैं। तो इनके भी दो फॉर्म हमको दिखाई देते हैं, शिलालेख के भी दो फॉर्म हैं आपके, दीर्घ शिलालेख और आपका लघु शिलालेख। स्तंभ लेख के भी दो फॉर्म हैं, बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। अब हमने यहाँ पे बताया कि जो अशोक की लिपियां हैं वो 4 लिपियां उसमें प्रयुक्त होती हुई दिखाई देती हैं। एक ब्राह्मी लिपि, दूसरी खरोष्ठी लिपि, तीसरी आरामाइक लिपि, और चौथी आपकी यूनानी लिपि। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आपके एग्जाम में लिपि न पूछ के पूछ दे कि अशोक की जो आपकी क्या कहते हैं इस अभिलेख हैं उनमें उपर्युक्त या फिर जो उपयोगित भाषा है वह कौन सी है, तो वह भाषा कौन सी है, प्राकृत है। क्या है, प्राकृत। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों में सर्वाधिक उपयुक्त लिपि और भाषा का नाम बताइए, तो सबसे अधिक जो लिपि युक्त की गई है वह की गई है ब्राह्मी लिपि, और जो सबसे ज्यादा बार आपकी भाषा प्रयोग में लाई गई है वह भाषा है आपकी प्राकृत भाषा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूजन होगा कि लिपि क्या होता है और भाषा क्या होती है। अब मैं आपको लिख रहा हूं और आप उसको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैंने लिखा कौआ क, आप लोग पढ़ा जाता है, गधैया गोल में पढ़ाया गया होगा, हालांकि आजकल प्ले ग्रुप वाला जमाना है, हम लोगों में ऐसे ही पढ़ाया जाता था। क से कबूतर वर्तमान में पढ़ाया जाता है ना, पहले क से कौआ का पढ़ाया जाता था। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा और आपने उसको देखा, तो जो मेरे लिखने का तरीका है कि बीच में एक डंडा, फिर ऐसे ऐसे घुमा दिए क बन गया, तो ये जो लिखने का तरीका है ये कहलाता है आपका लिपि।
लिपि का मतलब होता है कि किसी अक्षर को, किसी वर्ण को जो लिखने का तरीका होता है वो कहलाती है लिपि, और जो अक्षर या वर्ण लिखा गया है उसको देख के जो बोला जाता है, जो बोलने की प्रविधि होती है वो कहलाती है भाषा। अब मैंने कोई फिक्स्ड ये आकृति बना दी और आपने देख के पढ़ दिया कि ये क्या लिखा है, क लिखा है। अभी मैंने यहाँ पर ख की आकृति बना दी, तो यह एक निश्चित लिपि की एक निश्चित आकृति है, और आपने जो प्रोनाउंसिएट किया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा। तो लिपि और भाषा में ये अंतर होता है, जो लिखने की कला है वो लिपि है, जो बोलने की कला है वो आपकी भाषा है। तो लिखने की कला के रूप में अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों के प्रमाण दिखाई देते हैं, ब्राह्मी का, खरोष्ठी का, आरामाइक का और यूनानी लिपि का। लेकिन भाषा के रूप में देखते हैं तो सर्वाधिक भाषा कौन सी प्रयुक्त हुई है, तो जो प्राकृत भाषा है उसका प्रयोग हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मी में तो सर्वाधिक लिपियां आपको देखने को मिलती हैं। अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई एक अभिलेख का नाम दे दे के पूछ लेगा कि यह अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। जैसे आपके एग्जाम में पूछ देता है भाई कि खरोष्ठी लिपि में कोई लिखित अभिलेख का नाम दे के पूछ देगा कि किस भाषा में लिखा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा सहबाज गढ़ी, सहबाज गढ़ी यह जो अभिलेख है यह खरोष्ठी भाषा में लिखा है। इसके अलावा मान सेहरा, मान सेहरा यह अभिलेख भी जो है यह किसमें लिखा गया है, यह अभिलेख भी आपके खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। सहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा, यह दोनों अभिलेख आपके किस भाषा में लिखे गए हैं, खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्यमाइक से पूछा जाता है। आर्यमाइक का आपका लघमान शिलालेख, कौन सा शिलालेख, लघमान शिलालेख। लघमान शिलालेख जो है यह भी बड़े इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है। इसके अलावा आपका जो तक्षशिला अभिलेख है, तक्षशिला अभिलेख जो है यह भी अभिलेख आपका किस भाषा में है, यह भी आपका अभिलेख आरामाइक भाषा में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट करके याद कर लीजिएगा। अरुण जी आपका स्वागत है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक के शासनकाल का किसी एक ऐसे अभिलेख का नाम बताइए जो कि द्विभाषिक लिपि वाला हो। द्विभाषिक लिपि मतलब कि उस अभिलेख में 2 लिपियों का एक साथ प्रयोग किया गया हो। तो कौन कौन सी लिपियां प्रयोग में लाई गई हैं उस अभिलेख में, तो यूनानी लिपि और लाया गया है आपका आरामाइक लिपि। तो वह अभिलेख कौन सा है यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वह अभिलेख है आपका सेरेकुना अभिलेख, सरेकुना अभिलेख, सरेकुना अभिलेख। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, सरेकुना अभिलेख प्राप्त कहां से हुआ है, कंदहार के क्षेत्र से। जो कंदहार का क्षेत्र है वहां से सेरेकुना अभिलेख प्राप्त हुआ है, और यह अभिलेख जो है आरामाइक लिपियों के और यूनानी जो लिपियां हैं इनका साथ में प्रयोग हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अच्छा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने प्रजा को संबोधित किया था। तो अशोक प्रथम ऐसा शासक है जिसने अभिलेखों को एक माध्यम बनाया। पहले डंका पिटवाया जाता था, आप सभी लोग जानते हैं, नगाड़ा या ढोल पीट के उसका अलाउंस किया जाता था। ठीक है, लेकिन अशोक के शासनकाल में पहली बार अपने आदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए, अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, प्रजा को संबोधित करने के लिए उसने सबसे पहली बार किसका सहारा लिया, तो उसने पहली बार इस अभिलेखों का सहारा लिया। ठीक है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है बात, इसमें किसी की कोई दिक्कत? अब देखिए, अशोक के अभिलेख हमको शिलालेख के माध्यम से मिलते हैं, स्तंभ लेख के माध्यम से मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अभिलेख जो हैं वह गुहा लेख के भी माध्यम से मिलते हैं। गुहा लेख मतलब जो गुफाएं हैं उनके अंदर या फिर उनके आसपास जो आपके पाषाण खंड हैं उन पर उल्लिखित जो आपके अभिलेख हैं
वह क्या कहलाते हैं, गुहा लेख कहलाते हैं। और ऐसे भी अभिलेख हमको जो है अशोक के प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब कुछ अभिलेख कहाँ पर स्थित हैं यह आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कौन सा अभिलेख कहाँ पर स्थित है, तो मैं कुछ बृहद शिलालेखों की चर्चा कर दे रहा हूं, आप चाहें तो इसको लिख लें या फिर याद कर लें। तो बृहद शिलालेख में कुछ के नाम पूछ लिए जाते हैं कि कहां पर स्थित है। जैसे पूछ लिया जाता है कि अशोक का जो गिरनार अभिलेख है यह कहां पर स्थित है। तो गिरनार पड़ता कहां पर है, तो गिरनार पड़ता है आपके गुजरात का जो जूनागढ़ इलाका है। जूनागढ़ से हमको एक अन्यत्र अभिलेख भी प्राप्त हुआ है जो कि काफी फेमस है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, जिसका नाम क्या है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, वो किसके शासनकाल का था, चंद्रगुप्त मौर्य। याद कीजिए, आपको मैंने बताया था वो शासन काल का नहीं था, वो उसके बारे में जानकारी देता है, लेकिन वहां पर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है यहाँ से प्राप्त होता है। और यह जो गिरनार अभिलेख है अशोक का, वह भी आपके जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त हुआ था और इसकी खोज 1822 में की गई थी। हालांकि आपके लिए खोज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहां पर स्थित है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसको खोज के निकाला था कर्नल टॉड ने। ठीक है, दूसरा अभी हमने आपको बताया शहबाजगढ़ी, कौन सा बताया था, शहबाजगढ़ी, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। शहबाजगढ़ी किस लिए फेमस है, क्योंकि यह आपका अशोक का खरोष्ठी लिपि में, कौन सी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में आपका लिखित अभिलेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख है कि जो कि निम्नलिखित में से खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। तो हमने आपको बताया ही कुछ देर पहले कि अशोक के अभिलेख 4 भाषाओं में लिखे, 4 लिपियों में लिखे गए हैं। आपका ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, आरामाइक है और यूनानी है। और जो शहबाजगढ़ी है यह उनमें से एक ऐसा अभिलेख है जो कि किस भाषा में लिखा गया है, आपके खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। इसके अलावा एक अन्य अभिलेख भी है जो कि आपके इस खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, जो आपका मानसेहरा अभिलेख है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। और ये प्राप्त कहां से है, तो पाकिस्तान के पेशावर जिले से। पाकिस्तान जो है उसका जो पेशावर जिला है इसको वहां से प्राप्त किया गया था। कब, तो आपका 1836 में। आप सभी से निवेदन है भाई बंधुओं से, जो भी इस समय लाइव हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आप सभी से निवेदन है, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पे लाते रहते हैं। तो ये किसके द्वारा खोजा गया था, जर्नल कोर्ट के द्वारा। इसके अलावा धौली, अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि अशोक का वह कौन सा ऐसा अभिलेख है जहां से हाथी का प्रमाण मिलता है, हाथी का अंकन देखने को मिलता है। कोई बता सकता है भाई कि हाथी का अंकन कहां पर बड़ा फेमस है, बताएं, किसी को जानकारी है, धौली अभिलेख या फिर जो भी चीजें बताएं। धौली स्थित कहां पर है, तो उड़ीसा। ठीक है, संकिसा, वेरी गुड, संकिसा। धौली कहां पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के जो पुरी है जहां से कोणार्क मंदिर का भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो यहां पर इसकी प्राप्ति हुई है और इसको खोजा गया था 1837 में कीटो के द्वारा। कीटो जो है उनके द्वारा इसका प्रमाण खोजा गया था। इसके अलावा आपको क्या इंपॉर्टेंट होता है, कालसी अभिलेख, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कालसी अभिलेख जो है अशोक का, यह कहां पर है, तो कालसी अभिलेख आपका प्राप्त होता है अशोक का हमको उत्तराखंड से। कहां से, जो उत्तराखंड का देहरादून जिला है, देहरादून जिला जो है यहां से कालसी अभिलेख को प्राप्त किया गया है। वो भी कब, तो 1860 में। 1860 में किसके द्वारा, तो फॉरेस्ट के द्वारा। इसके अलावा मानसेहरा, यह भी पूछा जाता है। हमने अभी आपको बताया कि जो मानसेहरा अभिलेख है, यह मानसेहरा अभिलेख किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह क्योंकि आपका यह खरोष्ठी लिपि में वर्णित आपका अभिलेख है। और यह स्थित कहां पे है, तो यह आपका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो हाजरा जिला है ये वहां पर स्थित है। और यह खोजा किसके द्वारा गया था, तो यह खोजा गया था 1899 में, 1899 में खोजा गया था। किसके द्वारा, तो आप लोगों ने कनिंघम का नाम जरूर सुना होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम का। तो कनिंघम और उनके सहायक कैप्टन ले के द्वारा यह खोजा गया था। तो आपको दो चीजें ध्यान रखने की, जो दोनों आपके खरोष्ठी वाले अभिलेख हैं, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी,
दोनों के दोनों पाकिस्तान में स्थित है। एक आपका पेशावर में स्थित है और दूसरा आपका हाजरा में स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करके स्टार मार्क कर लीजिएगा। कौन सा अभिलेख? एर्रागुड़ी। कौन सा? एर्रागुड़ी अभिलेख। जो एर्रागुड़ी अभिलेख है यह पूछा जाता है खासकर आपके एग्जाम में कि यह स्थित कहाँ पे है। तो जो आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिला है, कौन सा जिला? कुर्नूल जिला जो है ये वहां पर स्थित है और इसको खोजा गया था 1929 में आपके अड़ू घोष के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य में लिखवा दे रहा हूं सोपारा, और सोपारा स्थित कहां पर है? तो यह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। महाराष्ट्र का जो ठाणा जिले है उसमें यह आपका क्या है? स्थित। ठीक है, एर्रागुड़ी काफी प्रसिद्ध है। एर्रागुड़ी प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि इसमें जो लिपि लिखी गई है उसकी दिशा दाएं से बाएं है। ठीक है, इसमें कई सारी चीजों का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें आपका रज्जुक का वर्णन है, राष्ट्रिक का वर्णन है, कर्णकों का वर्णन है, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीजों का आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आपके एग्जाम में बहुत सारी चीजें आपकी जो अशोक के अभिलेख हैं उनसे लगातार पूछी जाती हैं, तो उस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। कौन से फैक्ट कहाँ से पूछे जाते हैं तो उस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें आपके राजुक का वर्णन, राष्ट्रिकों का वर्णन, कर्णकों का वर्णन, जो आपका है ब्राह्मणों का वर्णन या फिर अंतःवेशियों का उल्लेख बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि जो अंतःवेशी हैं, अंतेवासियों का उल्लेख करने वाला अभिलेख, अंतेवासियों का उल्लेख करने वाला जो अभिलेख है वह कौन सा अभिलेख है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो एर्रागुड़ी अभिलेख हमने आपको बताया जो कि आपके कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के क्या कहते हैं, कुर्नूल जिला में स्थित है। इसमें आपके अंतेवासियों का उल्लेख किया गया। न केवल अंतेवासी, साथ में जो रज्जुक हैं इनका उल्लेख किया गया है, राष्ट्रिकों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और आपका कर्णकों का उल्लेख किया गया। ठीक है, क्लियर है बात इतना? अशोक के 14 लेख आप जानते ही हैं, काफी महत्वपूर्ण है। प्रथम लेख में, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखवाना पड़ेगा कि जो 14 लेख है उसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, बताइए भाई, बताएं। जो 14 लेख अशोक के हैं जो काफी फेमस लेख हैं, जिसको लोग चतुर्दश अभिलेख बोल रहे थे, दीर्घ लेख हैं, उनमें क्या क्या वर्णन है ये भी लिखवाना पड़ेगा। तो वो भी लिखवा दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा किसमें क्या है। चतुर्दश अभिलेख, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ शिलालेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? चतुर्दश को दीर्घ शिलालेख। कारण क्या है कि इनकी संख्या कितनी है? 14 है। तो चलते हैं एक एक करके, प्रथम शिलालेख की चर्चा करते हैं। प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम शिलालेख जो है ये पशु हत्या निषेध के बारे में बताता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पशु हत्या निषेध, पशु हत्या निषेध आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पशु हत्या का निषेध है अशोक ने उसकी जानकारी किस अभिलेख में दी थी। तो जो पशु हत्या का निषेध है वह आपके प्रथम शिलालेख में आपका जो है उसके बारे में वह जानकारी देता है, उसके बारे में वह क्या करता है? बताता है। इसके अलावा छोटा छोटा, ये ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है, आपके एग्जाम के लिए इतना डीप में नहीं पूछेगा, जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है उतना ही आप लोग ध्यान में रखें। दूसरे शिलालेख की चर्चा करते हैं। दूसरे शिलालेख में क्या कहा गया है कि इसमें आपके जो दक्षिण के राज्य हैं, दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी चर्चा करता है, उनका उल्लेख आपको मिलता है। कौन कौन से? बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये चर्चा करता है चोल की, इसकी चर्चा करता है, नोट कर लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा कि ये पूछा जाता है कि किनका वर्णन नहीं है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है कि निम्नलिखित में से चोल, पांड्य या सतीपुत्र का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, किस शिलालेख में? ध्यान रखिएगा पहली बात की यह दूसरे शिलालेख में मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज कि यह जो अभिलेख है दूसरे शिलालेख में, उसमें निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है। तो जब तक याद नहीं रहेगा कि कौन कौन से हैं तब तक आप लोग क्या करेंगे? इसको गड़बड़ करेंगे।
तो इसमें जो है चोल का वर्णन है, पांड्य का वर्णन है, सतीय पुत्र का वर्णन है, और आपका यहाँ पर केरल पुत्र। केरल पुत्र शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? चेर के लिए। चेर, चोल, पांड्य, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ताम्रपर्णी का भी उल्लेख किया गया है। अब आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से ताम्रपर्णी की पहचान किससे की जाती है? फिर ताम्रपर्णी किसे कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, जो ताम्रपर्णी है अशोक के अभिलेखों में किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? श्रीलंका के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब श्रीलंका के ही लिए, श्रीलंका के ही लिए एक शब्द हमने प्रयुक्त किया था, जहां से वो अभिलेख, अरे वो ग्रंथ प्राप्त हुए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंघली अनुश्रुतियां बोलते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ जो कि आपके कहां से प्राप्त होते हैं? श्रीलंका से प्राप्त होते हैं। उनको क्या कहा गया है? उनको सिंघली अनुश्रुतियां कहा गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखें, जिसमें हम लोग आपको चर्चा करने के दौरान ही बताए थे, जिसमें हमने आपसे चर्चा की थी किसके बारे में? हमने चर्चा की थी आपके महावग्ग और आपके, सॉरी, दीपवंश और महावंश के बारे में। आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं इसमें किसी को अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए, अब देखिए, इसमें इतने राज्यों का तो वर्णन है ही, दक्षिण के राज्यों का, चोल का, पांड्य का, सतीपुत्र का, केरल अर्थात केरल पुत्र का, चेर का, ताम्रपर्णी का। साथ साथ यह अभिलेख जो है एंटीयोकस का भी उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है? एंटीयोकस का भी उल्लेख करता है। और ये एंटीयोकस को कहाँ का शासक बताता है? उत्तर पश्चिम का। कहाँ का? उत्तर पश्चिम का शासक यह इसको बताता है। साथ में इस अभिलेख में भी हमको मानव और पशु चिकित्सा का भी उल्लेख किया गया है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि पशु चिकित्सा का उल्लेख करने वाला अभिलेख कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, मानव और पशु चिकित्सा का उल्लेख करने वाला जो अभिलेख है वह कौन सा है? वह आपका यही अभिलेख है। ठीक है, इसके अलावा आते हैं तीसरे अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? तीसरे अभिलेख में। जितनी चीजें आपको बताई जा रही है टू द पॉइंट, टू द फैक्ट है। ठीक है, इसमें अधिकारियों का वर्णन मिलता है। जब आप मौर्य प्रशासन हम आपको पढ़ाएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि मौर्य काल में अलग अलग प्रशासन के लिए अलग अलग जो अधिकारी हैं वो नियुक्त होते थे। उसी में आपके एक अधिकारी आते हैं रज्जुक। तो रज्जुक का वर्णन इसमें किया गया है, युक्त का वर्णन इसमें किया गया है, और आपका जो प्रादेशिक है इसका वर्णन हमको इस अभिलेख में देखने को मिलता है, जो कि आपके लिए बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक का जो उल्लेख है यह किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो यह का जो अभिलेख है तीसरा अभिलेख, उसमें देखने को मिलता है। इस अभिलेख में वह कहता है कि मैंने अपने 12वें राज्याभिषेक के 12वें वर्ष यह घोषणा की कि यह जो 3 अधिकारी हैं, जो कि आपके रज्जुक, युक्त और प्रादेशिक हैं, यह तीनों अधिकारी प्रति 5 वर्ष पर दौरा करेंगे और जनता को कुछ चीजें सिखाएंगे, जैसे अल्प व्यय करना चाहिए, अल्प संग्रह करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। चीजें जो है उन्होंने इस अभिलेख में कही। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको यह ध्यान रखना है कि इस अभिलेख में उसने रज्जुक हो गया, युक्त हो गया, आपका प्रादेशिक हो गया, इसके बारे में उसने क्या किया है? वर्णन किया है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रज्जुक है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो रज्जुक होता था ये भू राजस्व से जुड़ा हुआ अधिकारी होता था। भू राजस्व, ठीक है। बाद में इसको न्यायिक अधिकार भी दिया गया, लेकिन पहली बार जब ये था तो इसको क्या कहा गया? यह आपके भू राजस्व से संबंधित क्या था? अधिकारी। ठीक है, आपके लिए बेहद प्रमुख है ऐसे पॉइंट्स, तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें। इसमें अभी तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बताएं भाई, आगे बढ़े। चलिए, दो दो तीन हो गए, चौथे लेख की तरफ चलते हैं।
चौथा अभिलेख हालांकि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें उसने धम्म नीति और के कारण धर्मानुशासन की बात कही है। ठीक है, चौथा अभिलेख आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पांचवें अभिलेख में, हाँ पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट है। पांचवा अभिलेख, जो पांचवा शिलालेख है, यह क्या है, काफी इंपॉर्टेंट। कारण क्या है कि इस अभिलेख में जो अशोक है, यह धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है। किसकी नियुक्ति की? जो धम्म महामात्र हैं, इनकी नियुक्ति की बात करता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो धम्म महामात्र हैं, इनकी नियुक्ति का वर्णन करने वाले अभिलेख का नाम बताइए। तो इनकी नियुक्ति का जो वर्णन है वह कहाँ पर दिखाई देता है? यह हमको जो पांचवा शिलालेख है उसमें हमको इसका वर्णन दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा इसने कई सारे स्थानों के नामों की भी चर्चा इसमें की है। यमन का उल्लेख किया है, इसमें मिलता है। कंबोज का उल्लेख मिलता है, गांधार का उल्लेख मिलता है, पत्निक का उल्लेख मिलता है। तो यह जो चीजें हैं इसमें हमको इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो मैं इसकी चर्चा अलग से कर दे रहा हूं, आप चाहें तो इसको लिख लें। यवन का उल्लेख, यवन देश का। ठीक है, कंबोज का उल्लेख। ठीक है, इसके अलावा आपका गंधार का उल्लेख, गंधार का जो क्षेत्र है उसका उल्लेख, और आपका पितनिकों का उल्लेख भी हमको इस अभिलेख में देखने को मिलता है। लेकिन आपको जो मेन क्वेश्चन बनेंगे वो यहां से बनेंगे कि जो धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है यह किस अभिलेख में देखने को मिलता है। तो जो आपका पांचवा शिलालेख है अशोक का, वहां पर इसके बारे में हमको जानकारी देखने को मिलता है। ठीक है, छठवां अभिलेख उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको बस अशोक के बारे में जो राजाज्ञा दिया गया है, आदेश देने के बारे में है, उसमें हमको इसमें प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सातवें अभिलेख में चलते हैं। हाँ, सातवां अभिलेख थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो महत्वपूर्ण है हम उसी की चर्चा करेंगे, जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें आपको उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सातवां अभिलेख जो है उसमें इसने क्या कहा है कि सब जगह, जो आपके अभिलेख है इसमें अशोक कहता है कि सब जगह सब संप्रदायों में मनुष्य निवास करे, क्योंकि वे सब संयम और आत्मशुद्धि चाहते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनते हैं। अब वहीं पर यदि हम आठवां अभिलेख, आठवां जो शिलालेख है, यह आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जहां पर आपका पांचवा अभिलेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन करता है, वहीं पर जो आठवां अभिलेख है यह आपकी धम्म यात्राओं का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है? जो धम्म यात्रा है यह उसका उल्लेख करता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि धम्म यात्राओं का जो उल्लेख है यह अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है? तो धम्म यात्राओं का उल्लेख अशोक का जो आठवां शिलालेख है उसमें देखने को मिलता है। जबकि धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कर रहे थे, तो जो धम्म महामात्र हैं उनकी जो नियुक्ति का वर्णन है ये आपके पांचवा जो आपका शिलालेख है अशोक का, उसमें देखने को हमको मिल रहा था। तो आप सभी से निवेदन है, जितने भी भाई बहन हमारे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करें। हम आपके दोस्तों इसी समय डेली बेसिस पे आपकी क्लास एक रात में होगी, तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन करें और पढ़ते रहें। साम्राज्य से संबंधित जो आपके अशोक के शिलालेख हैं दोस्तों, उसके बारे में कल की क्लास में दोस्तों जो आपके अशोक के बृहद शिलालेख हैं उनके बारे में दोस्तों डिटेल में चर्चा की। दोस्तों जो आपके अशोक के अभिलेख हैं उनको हम फर्दर 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। उनको हम शिलालेख, स्तंभ लेख और जो गुहा लेख है दोस्तों, इन 3 भागों में बांट के दोस्तों अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जा सकता है दोस्तों। इसी दौरान हमने इनकी चर्चा भी आपसे कल की क्लास में शुरू किया था। और दोस्तों हमने आपको बताया भी था कि किस प्रकार से दोस्तों जो शिलालेख है ये फर्दर 2 भागों में बांटे जाते हैं, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख के रूप में। और वहीं पर दोस्तों जो आपका स्तंभ लेख है यह भी दोस्तों फर्दर आपका बृहद स्तंभ लेख और जो लघु स्तंभ लेख है उसके भाग में भी यह क्या कहते हैं बांटे जाते हैं। इसकी चर्चा दोस्तों हम लोगों ने कल की क्लास से शुरू किया था, और हम लोगों ने जो आपके बृहद शिलालेख हैं हमने उनके बारे में बात की थी दोस्तों। और हमने आपको बताया था कि जो बृहद शिलालेख है उनको हम चतुर्दश शिलालेख या फिर
हम उनको दीर्घ शिलालेख के रूप में भी जानते हैं। कारण क्या था दोस्तों? तो इनकी संख्या 14 थी। तो इन 14 शिलालेखों में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं किन शिलालेखों से, उसकी चर्चा हम लोगों ने कल की क्लास में की थी। और दोस्तों आप स्क्रीन पर उसके आप देख पा रहे होंगे, जिसकी पीडीएफ दोस्तों हमने आपको जो आपका ग्रुप का लिंक है उसमें भेजा हुआ था। आगे चलते दोस्तों आज के इस क्लास में, उससे आगे बढ़ते हुए आज के सेशन में दोस्तों हम आपसे जो लघु शिलालेख हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करें, जल्दी से हमें एक बार बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं, जिसके पश्चात जो आज की क्लास है दोस्तों हम उसको शुरू करें। तो जल्दी से दोस्तों एक बार बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी बेहतर रूप से पहुंच पा रही है, बताएं भाई। जिसके पश्चात दोस्तों जो आज की ये क्लास है उसको हम सभी शुरू करें। ओके, ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अब देखिए अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें जो लघु शिलालेख की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ये लघु शिलालेख हमको अशोक के भारत में किसी एक विशिष्ट स्थान से नहीं बल्कि अलग अलग स्थान से पाए गए हैं। अब आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेंगे? तो प्रश्न इन शिलालेखों का नाम देकर पूछ लेगा कि ये शिलालेख कहाँ पर स्थित हैं। इनकी स्थिति आपके एग्जाम में खासकर पूछी जाती है, तो आप इनको ध्यान में रखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जो एमपी का इलाका है, वहां से कौन से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहां से आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है रूपनाथ लेख। वह कौन सा लेख है? रूपनाथ लेख जो है उसको मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां से प्राप्त किया गया है। जिस लेख अभिलेख का नाम क्या है? उस अभिलेख का नाम है आपका रूपनाथ लेख। और इसको मध्य प्रदेश का जो जबलपुर एरिया है, कौन सा एरिया? जो आपका मध्य प्रदेश का जबलपुर एरिया है वहां से इसको प्राप्त किया गया है। किसको? रूपनाथ लेख को। वहीं पर इसी आपके मध्य प्रदेश से ही गुर्जरा लेख है, हमने मास्की अभिलेख बताया ही था। साथ में हमने आपको गुर्जरा लेख की भी चर्चा की थी पहले वीडियो में, जहां से अशोक के जो नाम है इसका उल्लेख इस लेख में देखने को मिलता है। और यह जो आपका अभिलेख है यह मध्य प्रदेश का जो दतिया जिला है, कौन सा जिला? जो दतिया जिला है, ये वहां पर आपका स्थित आपका क्या है? ये आपका लेख है। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, नया नया थोड़ा सा आया आपका, ट्रेंडिंग में पूछा जाता है सारो मारो अभिलेख। कौन सा लेख? सारो मारो लेख। ये जो सारो मारो लेख है यह भी आपका मध्य प्रदेश से प्राप्त है। और ये आपका जो मध्य प्रदेश का शहडोल जिला है, कौन सा जिला है? शहडोल जिला है, ये वहां पर स्थित आपका अभिलेख है। ठीक है, अब नया नया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इनको जरूर ध्यान में रखें। ध्यान में क्या रखना है कि ये जो आपका मध्य प्रदेश में हाल ही में जो कई बार ट्रेंडिंग में आया हुआ है क्वेश्चन, जो पन गुड़रिया जो आपका अभिलेख है इसको कहाँ से प्राप्त किया गया है? ये जो पन गुड़रिया अभिलेख है इसको आपके मध्य प्रदेश का जो आपका सीहोर जिला है वहां से पन गुड़रिया, इसको बुधनी लेख भी कहा गया है। क्या कहा गया है? बुधनी लेख भी कहा गया है। जो कि आपकी यह जो सभी हमने अभिलेख बताए ये सभी के सभी लघु शिलालेख हैं और ये सभी के सभी आपके मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है वहां से इनकी प्राप्ति की गई है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि जो हम लोग पनगुड़रिया लेख हम बोल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने की पूरी संभावना है, ये इतना फेमस क्यों? इसका कारण क्या है? तो यह जो आपका लेख है यह एक रॉक शेल्टर के अंदर से मिला हुआ है। रॉक शेल्टर का मतलब होता है एक शिलाश्रय जहां पे मानव पहले एक आवास के रूप में, एक स्थल के रूप में वह क्या करता था? वहां निवास करता था। ठीक है, और वहां से अशोक की जो पनगुड़रिया लेख है जिसको हम लोग बुधनी लेख भी कह रहे हैं, उसकी प्राप्ति हमको मध्य प्रदेश में दिखाई देती है। तो ध्यान रखिएगा, अशोक का जो अभिलेख है उसमें हमको इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है, अब हमने आपको बताया ही था जब हम आपसे क्वेश्चंस करा रहे थे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, यदि आप लोगों को याद होगा, यदि आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें उसने जो भूदेव हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनको मिथ्या साबित किया था। तो हमने आपको क्वेश्चन कराया था, ध्यान रखिएगा, आप में से किसी को ध्यान है वो क्वेश्चन का आंसर कि वह कौन सा अशोक का अभिलेख है जिसमें उसने जो भूदेव हैं, ब्राह्मण हैं, उनको मिथ्या साबित कर दिया है। वह कौन सा अभिलेख? हमने आपको क्लास में जब हम एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस करा रहे थे तो वहां पर हमने आपसे इसकी चर्चा की थी। किसी को ध्यान में है? बताएं भाई, कोई बता सकता है?
रूपनाथ लेख जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो वहां पर हमने आपको बताया था कि अशोक ने इस अभिलेख में जो भूदेव हैं जिनको ब्राह्मण भी कह सकते हैं एक प्रकार से, उनको क्या किया गया था, उन्होंने मिथ्या साबित किया था। ठीक है, मिथ्या साबित कर दिया था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा आपका इम्पोर्टेंट है अहरौरा लेख पूछा जाता है कि अहरौरा लेख कहाँ से प्राप्त किया गया है। तो ये अहरौरा लेख प्राप्त किया गया है यूपी से, अर्थात उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ से अशोक का जो अहरौरा लेख है यहाँ से इसको प्राप्त किया गया है। और यह प्राप्त कहाँ से हुआ है, तो अहरौरा आपके उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर इलाका है वहां से इस अभिलेख को प्राप्त किया गया है। ठीक है, अब अहरौरा लेख में वर्णित क्या किया गया है कि अहरौरा लेख में जो आपके बुद्ध की मृत्यु से कुछ वर्षों की चर्चा उसमें दिखाई देती है, जो कि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं। इस अहरौरा लेख में 256 वर्ष बीते जब बुद्ध की जो मृत्यु होती है उसकी चर्चा इस अभिलेख में मिलती है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अहरौरा लेख स्थित कहाँ पे, तो ये अहरौरा लेख आपका जो मिर्जापुर का इलाका है ये वहां पर स्थित है। ठीक है, तो यह पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा भाब्रू बैराट अभिलेख का। किसका नाम सुना होगा, भाब्रू बैराट अभिलेख जो है इसका आप लोगों ने जरूर सुना होगा। यह क्यों फेमस है, कारण क्या है, तो यह इसलिए फेमस है अशोक का यह अभिलेख। सबसे पहली बात तो यह राजस्थान का जो जयपुर इलाका है ये वहां पर स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान का जयपुर इलाके में फेमस है। और इस अभिलेख में जो भाब्रू बैराट अभिलेख है इसमें बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध हैं उनकी शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख मिलता है हमको इस अभिलेख में, तो बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। साथ में जो भगवान बुद्ध के त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, उनका भी उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आप में से कोई बता सकता है कि उस त्रिरत्न का नाम क्या है, बताएं भाई, त्रिरत्न का नाम क्या है, कोई बता सकता है, कोई, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है भाई, कोई बता सकता है क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए भाई। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, कोई बता सकता है? नहीं पता? अरे भाई हमने आपको बताया था। चलिए ठीक है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हमने आपको त्रिरत्न पढ़ाए होंगे ना, बौद्ध धर्म जब पढ़ाया गया था। अच्छा, आप लोगों के सिलेबस में दूसरे लोगों को पढ़ाया गया, हिंदू स्टडीज वालों को। त्रिरत्न ध्यान रखा करिए, आपके एग्जाम के लिए काफी फेमस हैं। जो त्रिरत्न से आपके जैन धर्म में है, इसी प्रकार जो त्रिरत्न है यह बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। किसी को ध्यान में है क्या अभी कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? अरे हाँ या ना में जवाब दीजिए भाई। किसी को ध्यान नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जिसका उल्लेख हमको इस भब्रू बैराट जो अभिलेख है वहां पर देखने को मिल रहा है, तो यह त्रिरत्न है क्या? चार आर्य सत्य बताए गए हैं, त्रिरत्न बताए गए हैं, क्या हैं? चलिए, वाह क्या बात है। बौद्ध धर्म का सिंपल सा टॉपिक आप लोगों को याद नहीं है ना, कोई बात नहीं। बुद्ध धम्म और संघ याद आया। त्रिरत्न में जो तीन भाग बताए गए हैं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन मैं कब से पूछ रहा हूं, याद नहीं है। बुद्ध धम्म और संघ, यह क्या है बौद्ध धर्म के, यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, और यदि त्रिपिटक की बात करते हैं तो इसी प्रकार त्रिपिटक भी है। प्रीति जी ने बिल्कुल सही बोला है, त्रिपिटक भी तीन हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो वो त्रिपिटक हैं।
और जो यहाँ पर हम बुद्ध धम्म संघ की बात कर रहे हैं, जिसका उल्लेख हमको इस भाब्रू बैराट अभिलेख में दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखा करिए आप सभी। हालांकि आपके सिलेबस में बौद्ध धर्म नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे जो बेसिक से क्वेश्चन है वो आपके जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किनसे संबंधित है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, इनका उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी और ध्यान में होना भी चाहिए आपको। ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि अशोक का एक अभिलेख है जिसमें उसके नाम का वर्णन सबसे पहली बार पढ़ा गया। वह अभिलेख कौन सा है? तो वह अभिलेख है आपका मास्की अभिलेख। मास्की लेख कहाँ पर है भाई? कोई बता सकता है? तो मास्की लेख आपका है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक जो इलाका है वहां पर आपका मास्की अभिलेख स्थित है। तो कर्नाटक में कहाँ पर? तो रायचूर जिला है। रायचूर जिला है, वहां पर यह अभिलेख प्राप्त है। और इस अभिलेख में हमको अशोक के नाम का पता चलता है। ठीक है, अशोक का नाम इसी लेख से पढ़ा गया। आपके एग्जाम में प्रश्न यदि पूछा जाए कि अशोक के नाम को किस लेख में पढ़ा गया, तो अशोक के नाम को जो पढ़ा गया था वो इसी लेख की सहायता से पढ़ा गया था। और इस लेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध उपासक कहा है। ठीक है, स्वयं को इसने क्या कहा है? बुद्ध उपासक कहा है। इसके अलावा आपका कर्नाटक से ही ब्रह्मगिरी लेख भी प्राप्त है। कर्नाटक के क्षेत्र से ही आपका ब्रह्मगिरी लेख भी प्राप्त है। ब्रह्मगिरी जो लेख है वो भी आपके कर्नाटक से ही प्राप्त है। इसके अलावा नेत्तूर और उदयगोलम, हमने आपको बताया था कि यह दोनों अभिलेख में किसकी चर्चा मिलती है? कोई बता सकता है नेत्तूर और उदयगोलम में क्यों फेमस है? एवं पुडे गोलम, यह जो लेख है इसमें भी आपको अशोक के नामों का उल्लेख देखने को मिलता है। चाहे ब्रह्मगिरी लेख हो, चाहे नेत्तूर और उडेगोलम लेख हो, इन दोनों में अशोक का जो आपका नाम है, दोनों का नाम देखने को मिलता है। तो नेत्तूर और उडेगोलम, मास्की, गुर्जरा, हमने आपको सभी नाम बताए थे जहां पर हमको इनकी जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है सन्नति। सन्नति जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है, सन्नति से एक स्तूप की भी प्राप्ति हुई है। और कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के चित्र का अंकन, अशोक के चित्र का, फिगर का अंकन कहाँ पर मिलता है? तो अशोक के चित्र या फिर फिगर का अंकन जो आपका सन्नति स्तूप है मास्की का, सॉरी कर्नाटक का जो प्राप्त लेख है, यहाँ से अशोक के फिगर का प्रमाण मिलता है, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके अलावा एक अन्य है जो कि आपके लघु शिलालेख में ध्यान में रखना है, और वह लेख है आपका आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का आपका लेख है एरागुड़ी अभिलेख। कौन सा? एरागुड़ी अभिलेख। कल ही हमने आपको बताया था एरागुड़ी अभिलेख जो है यह कहाँ से प्राप्त है? तो यह आपका लेख जो प्राप्त है यह आपके आंध्र प्रदेश क्षेत्र से प्राप्त है। ये हो गए आपके लघु शिलालेख हो गए। अब जो हम आपसे चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे 6 बृहद स्तंभ लेख की। 6 बृहद स्तंभ लेख की। तो 6 बृहद स्तंभ लेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हैं उनको मैं नाम बता दे रहा हूं। मैंने आपको पहले भी क्लास में नाम बताया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर देख लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूं जो 6 बृहद स्तंभ लेख हैं वह कौन कौन से हैं बृहद। तो जो 6 बृहद हैं आपके दिल्ली टोपरा है, दिल्ली मेरठ लेख है, प्रयाग लेख है, लौरिया अरिराज लेख है, लौरिया नंदनगढ़ लेख है, और आपका जो रामपुरवा लेख है, ये सभी के सभी जो लेख हैं यह क्या है? 6 आपके बृहद स्तंभ लेख हैं। इन बृहद स्तंभों लेखों पर आपके 7 लेखों का अंकन मिलता है। इनकी संख्या 6 है, लेकिन 6 स्तंभ लेखों पर हमको 7 लेखों का अंकन मिलता है। और यही कारण है कि इनको हम लोग सप्त स्तंभ लेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त स्तंभ लेख भी कहा जाता है। ठीक है। यह देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने भी हमने आपको अभिलेख बताए हैं उनको ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है।
कारण ये है कि आपके एग्जाम में कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है, ये जो मैं आपको तीसरे नंबर का प्रयाग स्तंभ लेख बताया है, जो कि आपका बृहद शिलालेख का भाग है, आप लोगों ने एक शासक का नाम सुना होगा, समुद्रगुप्त का नाम सुना है। समुद्रगुप्त की एक बहुत ही प्रमुख अभिलेख है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, यह किस लिए फेमस है? क्योंकि हमको इसमें समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी पता चलती है, जो कि गुप्त वंश का शासक है। अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति आप अभिलेख समुद्रगुप्त के नाम से जानते हैं, ये आपको जानना आवश्यक है कि वास्तविकता में पहली बार यह जो अभिलेख है, यह अशोक के समय में इस पर लेख खुदवाया गया था। तो इस प्रयाग प्रशस्ति पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इस प्रयाग प्रशस्ति पर कितने लोगों के या फिर कितने शासकों के लेख जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें 3 लोगों के लेख मिलते हैं और उनके नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहले इस पर जो लेख खुदवाया गया, तो सबसे पहले लेख मिलता है हमको अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल के पश्चात इसी प्रयाग प्रशस्ति पर जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है, वह है आपका समुद्रगुप्त का। इस पर समुद्रगुप्त का भी लेख मिलता है और इसीलिए यह फेमस भी है। और इस प्रश्न भी यह पूछ लिया जाता है कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखिएगा इसके रचनाकार हैं आपके हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। ठीक है, इसके अलावा इसमें मुगल शासक जो आपका जहांगीर है, कौन है भाई? जहांगीर, जिसके काल में जो चित्रकला है, जो पेंटिंग है, यह सबसे ज्यादा फेमस थी। ठीक है, आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा मुगल शासक है जिसके काल को पेंटिंग के लिए, चित्रकला के लिए स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं, तो वह है आपका जहांगीर। ठीक है, अशोक हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, जहांगीर हो गया। इन तीनों शासकों का, लेखों का जो आपका उल्लेख है, वह इस लेख में मिलता है, जिसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, जो कि सबसे पहली बार अशोक के शासनकाल में उसका निर्माण करवाया गया था। क्लियर है बात? बताएं भाई, क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दे भाई, क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, अब हमने आपको 6 बृहद स्तंभ लेख की चर्चा पिछले वीडियो में की। अब आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन 6 बृहद स्तंभों में आपको सप्त लेख मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इन 6 बृहद स्तंभ लेख में सप्त क्या मिलते हैं? 7 लेखों का, अर्थात सप्त लेखों का अंकन हमको दिखाई देता है। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्त स्तंभ लेख बोलते हैं। सप्त स्तंभ लेख इनको बोला जाता है। ठीक है, सप्त स्तंभ लेख इनको हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं। अब उनमें कौन कौन से है, तो ध्यान रखिएगा, मैं एक एक करके बता दे रहा हूं कि किसमें क्या कहा गया है। तो इसमें जो सबसे प्रथम लेख है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रखें। जो अशोक का पहला प्रथम लेख है सप्तलेख में, उसमें उसने 26वें वर्ष में इस लेख को लिखवाया। किस वर्ष में लिखवाया? 26वें, राज्याभिषेक के 26वें वर्ष यह लेख लिखवाया गया। अब आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि अशोक का सप्त लेखों में जो प्रथम लेख है, यह उसके राज्याभिषेक के किस वर्ष का है? तो वर्ष आप लोग ध्यान में रखेंगे, यह उसके 26वें वर्ष का है। ठीक है, और इस अभिलेख में अशोक के द्वारा क्या कहा गया कि धर्मानुसार लोगों का पोषण एवं शासन करो। धर्मानुसार लोगों का पोषण और शासन करो। अब आपको लग रहा होगा कि एक प्रकार का यह आज्ञा है। जी हाँ, बिल्कुल आज्ञा है। और यह आज्ञा दिया किसको गया है? तो यह आज्ञा दिया गया है महामात्र जो थे, उसके अधिकारी जो थे, उनको संबोधित करते हुए। अशोक ने इसमें कहा है कि जो आपके देश के उस प्रजा के जो लोग हैं, उनको धर्म के अनुसार पोषण करो उनका, और उनके ऊपर शासन करो।
ठीक है, ये इसमें प्रथम लेख में कहा गया है। अब चलते हैं द्वितीय लेख की तरफ। हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये लेख वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है। हाँ, आवश्यक इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से कई बार कोई ना कोई एक प्रश्न पूछ ही दिया जाता है। तो जब तक आपको सभी फैक्ट्स की जानकारी नहीं होगी, तब तक आप क्या हो जाएंगे, वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अशोक का जो दूसरा लेख है, उसमें पूछता है कि धम्म क्या है। धम्म क्या है? तो धम्म क्या है, इसके बारे में जो उल्लेख मिलता है, वह आपके दूसरे लेख में हमको देखने को मिलता है। जो अशोक का दूसरा स्तंभ सप्त लेख है, उसमें आपका धर्म क्या है, उसके बारे में उसने बताया है कि अल्प पाप अधिक कल्याण, दया दान हो गया, सत्यवादिता हो गया, पवित्रता हो गया, मृदुता हो गया, साधुता हो गया। ये सभी चीजें क्या है, धम्म है। और इसका वर्णन जो है अशोक ने द्वितीय अभिलेख लेख जो है उसका उसमें किया है। तृतीय लेख में क्या चर्चा मिलती है? तृतीय लेख काफी फेमस है। फेमस किस लिए है कि इसमें ये 5 आवसीन पापों का वर्णन करता है। 5 पापों का वर्णन यह करता है। ठीक है, 5 आसीनव, 5 आसीनव पापों का। वह पाप कौन कौन से, हालांकि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस नाम बता दे रहा हूं। इसका अर्थ मुझे खुद को नहीं पता, कुछ के तो पता है। चंडीय, निठुलीय, क्रोध, मन और ईर्ष्या, यह 5 वहां पर पाप बताए गए हैं, जो कि अशोक ने आपको जो धम्म का मार्ग है उसमें बाधक के रूप में यह कार्य करते हैं। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपके एग्जाम के लिए यह यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि अशोक का वह कौन सा लघु शिलालेख है या स्तंभ लेख है जहां पर 5 पापों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो हमने जब आपको क्वेश्चंस करा रहे थे मौर्य काल से संबंधित, तो वहां पर हमने आपसे इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था और हमने आपको बताया था कि जो उसका तृतीय लेख है, स्तंभ लेख है, वहां पर इसके बारे में चर्चा उसको देखने को मिलती। ठीक है, अगला क्या है, चतुर्थ स्तंभ लेख। चतुर्थ स्तंभ लेख। तो जो चतुर्थ स्तंभ लेख है, इसमें किसकी चर्चा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपके जो रज्जुक हैं, हमने आपको रज्जुक के बारे में कल ही बताया था, तो रज्जुक के कार्यों का उल्लेख किया गया है। रज्जुक के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि रज्जुक क्या होता है। कोई बता सकता है कि रज्जुक क्या होता है? बताएं भाई, बताएं। कोई बता सकता है कि रज्जुक क्या होता है? अरे भाई, कल के ही क्लास में बताए थे, आज फिर भूल गए। रज्जुक क्या होता है? ऐसे काम नहीं चलेगा। रज्जुक प्रारंभ में जो राजस्व के अधिकारी के रूप में था, भू राजस्व से संबंधित था। लेकिन अशोक ने इस चतुर्थ स्तंभ लेख में, जो उसका 26वें वर्ष का लेख है, इसमें उसने क्या किया, न्यायिक अधिकार दे दिया। पहले यह भू राजस्व से संबंधित था, बाद में इसको चतुर्थ स्तंभ लेख के माध्यम से अशोक ने क्या किया कि रज्जुक के कार्यों का उल्लेख करते हुए उससे जो न्यायिक अधिकार हैं वह भी प्रदान कर दिए। तो रज्जुक जो मुख्यतः यह भूराजस्व से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन बाद के समय में इसको जो न्यायिक अधिकार हैं वह भी प्रदान किए गए। ठीक है, इसके अलावा ये आपका कौन सा हो गया, चतुर्थ हो गया। पांचवें लेख में, पांचवा लेख किस लिए फेमस है? तो यदि जो पांचवा लेख की तरफ चर्चा करते हैं, तो जो पांचवा लेख है, इस पांचवा लेख में जीव वध को निषेध किया गया। जीव वध को निषेध किया गया है कि जो जीव वध है वह क्या हो, न हो पाए। इसलिए उसने उस लेख के माध्यम से उसको निषेध कर दिया है और कहा है कि एक प्राणी का भोजन एक अन्य प्राणी नहीं हो सकता। तो ये सभी चीजें जो हैं इस लेख में बताई गई हैं, अशोक के पांचवें लेख में। यदि हम छठे लेख की चर्चा करते हैं, तो छठे लेख में बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें उसने अधिकारियों के जांच की बात कही है कि वो अधिकारियों की जांच करता है और साथ में सभी प्रकार के जो संप्रदाय है उसका क्या करता है, सम्मान करता है। ठीक है,
जो अधिकारी हैं उनका क्या करता है, वह सम्मान, जो आपके संप्रदाय हैं उस समय में तत्कालीन संप्रदायों के सम्मान की चर्चा जो है उसके 6वें लेख में मिलती है। 6वां लेख जो है इसमें वो क्या करता है, अधिकारियों की जांच की बात करता है। जो तत्कालीन अधिकारी हैं इन अधिकारियों की जांच की बात करता है। साथ में अधिकारियों की जांच के साथ में यहाँ पर आपके सभी संप्रदायों की समानता, सभी संप्रदायों का सम्मान की बात करता है। ठीक है, इसके बाद आपका हुआ 7वां लेख। तो 7वां लेख में किसकी चर्चा की गई है, तो जो आपका 7वां लेख है, 7वें लेख में आपके धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात कही गई है। धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात कही गई है। और साथ में यह कहा गया है कि यह जो धम्म महामात्र हैं जिनकी नियुक्ति की जाएगी, यह तत्कालीन समय के जो अन्य संप्रदाय हैं जिनमें आपके ब्राह्मण संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय है, निग्रंथ संप्रदाय है, इन सभी विविध प्रकार के जो संप्रदाय हैं इनकी व्यवस्था का अधिकार किसको दिया गया, इस धम्म महामात्रों को दिया गया। और अशोक ने इस लेख के माध्यम से उनको क्या किया है, संबोधित किया है। ठीक है, इसके अलावा इस 7वें लेख के माध्यम से ही अशोक क्या करता है कि अब तत्कालीन समय में प्रजा के लिए कुओं का निर्माण, सड़कों का निर्माण, ठीक है, सड़कों के किनारे वृक्षों का रोपण यह इत्यादि किया जाए, यह भी वर्णन आपके इसी 7वें लेख में देखने को मिलता है। तो ये सभी चीजें जो हैं आप लोग जरूर ध्यान में रखें। क्लियर है बात, बताएं भाई। ये हो गया बृहद जो स्तंभ लेख हैं उनमें जो आपके उल्लिखित जो सप्त लेख हैं उनके बारे में। अब आपका बचता है कौन सा, लघु स्तंभ लेख। इसके बाद कौन सा बचता है आपका, लघु स्तंभ लेख। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन अभी बता दीजिए भाई, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, लघु स्तंभ लेख की बात करेंगे। तो लघु स्तंभ लेख कई स्थानों से प्राप्त किए गए हैं और इन लघु स्तंभ लेखों को रॉयल स्टोन लेटर भी कहा गया है। क्या कहा गया है, रॉयल स्टोन लेटर भी कहा गया है। कारण क्या है, कारण ये है कि यह जो आपके लघु स्तंभ लेख हमको देखने को मिलते हैं इसमें अशोक की जो राजकीय घोषणाएं हैं वह हमको देखने को मिलती हैं। और यही कारण है कि इन लघु स्तंभ लेखों को रॉयल स्टोन लेटर या फिर जो राजकीय घोषणाएं हैं उनके रूप में हम इनको जानते हैं। अब लघु स्तंभ लेखों में कौन कौन से स्तंभ लेख आते हैं जो कि आपके लिए प्रसिद्ध हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो उनमें आता है नाम आपका सांची लेख का। ठीक है, इसके बाद आता है नाम आपका सारनाथ लेख का। ठीक है, सांची लेख, सारनाथ लेख, कौशाम्बी लेख का, जो कौशाम्बी लेख है उसका नाम आता है। ठीक है, रुम्मिनदेई लेख का नाम आता है। रुम्मिनदेई का आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, जहां पर अशोक ने जो आपकी क्या कहते हैं बुद्ध के जीवन के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है, उसका नाम उल्लेख आता है। इसके अलावा निगलीवा, यह जो आपके लेख हैं यह सभी के सभी किस प्रकार के लेख हैं, लघु स्तंभ लेख हैं। और इनसे हमको अशोक के बारे में कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त होती है। अब इनमें से आपके जो सांची और सारनाथ और जो कौशाम्बी लेख हैं, यह जो 3 लेख हमने आपको बताए, इस अभिलेख में संघ भेद के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है, संघ भेद का वर्णन इसमें किया गया है। उल्लेख जो है इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कौशाम्बी जो लेख है, कौशाम्बी लेख में हमको इसमें अशोक की जो रानी है, जिनका नाम क्या था अशोक की रानी का, हालांकि हम अभी तक वहां पे नहीं आए हैं, तो अशोक की रानी है, इनका नाम है कारुबाकी। अशोक की रानी का नाम क्या है, कारुबाकी है। तो इन कारुबाकी के
दान पुण्य का भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो आपको अब एक चीज यहाँ पर नोट करना होगा कि अशोक के रानी का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इनकी जो रानी है, इनकी जो पत्नी है, वह क्या है, कारुबाकी है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखें। और अशोक के, ध्यान रखिएगा, अशोक के अभिलेखों में एकमात्र यही नाम है जो कि उनके पत्नी के रूप में हमको दिखाई देता है, जिनका नाम क्या है, अशोक का जो पत्नी के रूप में नाम दिखाई देता है, वो दिखाई देता है कारुबाकी। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कल को पूछ लिया जाए कि अशोक की पत्नी का नाम क्या है जो कि अभिलेखों में वर्णित हमको नाम देखने को मिलता है, तो वह नाम है आपके कारुबाकी अभिलेख। इसके अलावा हमने आपको दो नाम बताए, रुम्मिनदेई और निगलीवा। तो ये जो रुम्मिनदेई और निगलीवा है, ये आपकी नेपाल की तराई से प्राप्त है। जो नेपाल का क्षेत्र है, जो नेपाल की तराई का क्षेत्र है, वहां से इन दोनों जो लघु स्तंभ लेख हैं, उनकी प्राप्ति की गई थी। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14 वर्ष पूर्व जो बुद्ध कनक मुनि है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अपने अशोक ने 14 वर्ष पूर्व, 14वें वर्ष पूर्व बुद्ध, जिनको कनक मुनि भी कहा जाता है, कनक मुनि भी कहा जाता है, इनके स्तूप के आकार का स्तूप को बढ़वाया था। और इसका प्रमाण जो है हमको इस लेख में देखने को मिलता है। अब आपके एग्जाम में प्रसिद्ध क्या पूछा जाता है कि अशोक ने किस पूर्व बुद्ध के स्तूप का निर्माण, जिसका उन्होंने बढ़वाया था, उसका वर्णन कहाँ पर दिखाई देता है। तो ये रुम्मिनदेई जो आपका निगलीबा सागर अभिलेख है, उसमें देखने को मिलता है। और इसमें आपके जो नाम पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, वह स्तूप का नाम क्या है, कनक मुनि स्तूप है। ठीक है, कनक मुनि स्तूप है, जो कि आपके लिए काफी प्रसिद्ध है। और इसका वर्णन हमको दिखाई कहाँ पर देता है, कनिक मुनि स्तूप की जो जानकारी वो मिलती कहाँ से है, तो जो आपके निगलीवा सागर लेख है, कौन सा लेख है, निगलीवा, निगाली सागर या फिर निगलीवा सागर लेख है, वहां पर जो कनिक मुनि स्तूप है, उनके बारे में प्रमाण देखने को मिलता है। तो आपके एग्जाम में कल को पूछ लिया जाए कि कनक मुनि स्तूप का जो प्रमाण है या फिर उसकी जो जीर्णोद्धार की बात है, उसकी मरम्मत की बात है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है आपके निगाली सागर अभिलेख से या फिर निगलीवा अभिलेख से। और यह इसका निर्माण या फिर इसकी मरम्मत अशोक के कौन से शासन काल में हुई थी, तो यह उसके जो 14वें वर्ष का है, उसमें हमको इसमें जानकारी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा रुम्मिनदेई अभिलेख है, जिसको हम लोग लुम्बिनी अभिलेख भी कहते हैं, रुम्मिनदेई अभिलेख या फिर लुम्बिनी लेख। ठीक है, अब इससे पता क्या चलता है कि अशोक जो है, यह अपने शासन काल के जो 20वें वर्ष है, 20वें वर्ष में यह कहाँ गया था, लुम्बिनी गया था। और इसकी जानकारी जो हमको प्राप्त होती है, वह इसी रुम्मिनदेई अर्थात जो लुम्बिनी लेख है, उसके माध्यम से यह हमको जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जो है वो कहाँ गया था, आपके लुम्बिनी गया था। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के शासन काल में दो बड़े इंपॉर्टेंट कर थे, एक था भाग और दूसरा था आपका बलि। एक भाग था और दूसरा बलि था। तो ये भाग और बलि नामक जो करों का उल्लेख है, यह भी हमको इसी अभिलेख में दिखाई देता है। तो जब ये अभिलेखों में जो आपकी मौर्यकालीन कर व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, इसीलिए इस लुम्बिनी लेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा गया है। क्या कहा गया है, आर्थिक अभिलेख जो है वह भी कहा गया है। तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लें कि आपके एग्जाम में प्रश्न कहां से बनेंगे। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भाग और जो बलि नामक उल्लेख है, वह कहां पर देखने को मिलता है। तो यह उल्लेख हमको देखने को मिलता है इसी आपके जो आपका रुम्मिनदेई अभिलेख है, वहां पर देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमने आपको यह दो लेख बताए, निगाली सागर और रुम्मिनदेई लेख, इन दोनों लेखों को स्मृति लेख भी कहा गया है। क्या कहा गया है, स्मृति लेख भी कहा गया है। रुम्मिनदेई और आपका निगाली सागर लेख, इन दोनों को किसकी संज्ञा दी जाती है,
आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से स्मृति लेख कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनमें आपके जो रुक्मिन देव और निगाली सागर लेख हैं, इनको स्मृति लेख भी कहा जाता है। अब आपके एग्जाम में एक फैक्ट बनता है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, लुम्बिनी किसका जन्म स्थल है? लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो अशोक है, इसने जो पहले यहाँ पर कर 1/6 लगता था, तो 1/6 कर से इसने घटाकर कितना कर दिया? 1/8 भाग कर दिया। कितनी भाग कर दिया? 1/8। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जिसमें उसने जो कर है उसको घटाया, या फिर कर को कितना किया? 1/6 भाग दे देगा, 1/5 भाग दे देगा, 1/8 भाग ऑप्शन में रहेगा, 1/10 भाग रहेगा। तो ध्यान रखेगा, लुम्बिनी के लोगों के जो निवासी थे, उनको जो भाग देना था वह कितना देना था? 1/8 देना था। कारण क्या था कि उसने 1/6 से घटा के 1/8 कर दिया था, क्योंकि जो आपका जो लुम्बिनी है वह क्या है? भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। क्लियर है बात? बताएं भाई, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? एक और बचा आपका प्रकार, ये आपके स्तंभ लेख हो गए, जिसमें आपने हमने आपको बृहद स्तंभ लेख और जो आपके लघु स्तंभ लेख है उनकी चर्चा हमने आपसे कर ली। अब आपका क्या बचा? तो अब आपका बचा गुहा लेख। अब आपका क्या बचा? गुहा लेख बचा। अर्थात जो गुफाएं हैं, उनके अंदर से जो प्राप्त लेख हैं, उनके बारे में अब आपको जानकारी महत्वपूर्ण है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मौर्यकालीन जो गुहा लेख हैं, इनकी प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है। यदि हम इनकी चर्चा करते हैं तो इनकी जो प्राप्ति है वो मौर्यकालीन यदि क्षेत्र की बात करें तो उसमें हमको अलग अलग जगहों से दिखाई देती है, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? बराबर की गुफाएं। तो बराबर की गुफाओं से हमको इनके प्रमाण प्राप्त होते हैं। नागार्जुन की पहाड़ियां बहुत फेमस है, यहाँ से भी हमको जो है ये जो आपकी मौर्यकालीन जो गुहा लेख हैं, ये इनके प्रमाण हमको यहाँ से दिखाई देते हैं नागार्जुनी पहाड़ियों से। ठीक है, सीतामढ़ी जो गुहा है, यहाँ से भी हमको मौर्यकालीन जो गुहा लेख हैं उनके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं, सीतामढ़ी गुहा से। साथ में आपका जो रामगढ़ गुहा है, रामगढ़ गुहा जो है, यहाँ से भी हमको आपके जो मौर्यकालीन जो आपके लेख हैं उनकी प्राप्ति देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मौर्यकालीन जो हमको लेख देखने को मिलते हैं इन पुरास्थलों से, इन जगहों से, इन प्लेसेस से, तो इन सभी गुहा लेखों की भाषा और लिपि क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भले स्तंभ लेख की चर्चा कर रहे थे हम, चाहे आपके शिला लेख की चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर लिपि और भाषा जो है उनमें अंतर दिखाई दे रहा था। कहीं पर ब्राह्मी दिखाई दे रहा था, तो कहीं पे खरोष्ठी दिखाई दे रहा था, तो कहीं पे आरामाइक, चाहे कहीं पे यूनानी दिखाई दे रहा था। लेकिन जितने भी हमको गुहा लेख मिलते हैं, इनकी जो भाषा है ये सभी के सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और जब हम लिपि की बात करते हैं तो ये आपके सभी के सभी किस भाषा में, किस लिपि में है? ये आपके सभी के सभी ब्राह्मी लिपि में। और सभी लिपियों में सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? यही जो ब्राह्मी लिपि है, ये आपकी क्या है? सबसे प्राचीन लिपियों के रूप में जानी जाती है। क्लियर है? बताएं भाई, एक बार बता दीजिए, क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दीजिए भाई। अब देखिए, हमने आपको इनमें जो चार नाम बताए, बराबर की गुफाएं, नागार्जुनी गुफाएं, सीतामढ़ी गुफाएं या फिर रायगढ़ गुफाएं, इनमें से जो बराबर की गुफाओं से प्राप्त जो शैलकृत वास्तुकला के प्रमाण मिलते हैं, रॉक आर्किटेक्चर के प्रमाण हमको यहाँ से दिखाई देते हैं, इन सभी में जो ये रॉक आर्किटेक्चर है, ये क्या है? सबसे प्राचीनतम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो आपके एग्जाम में कल को पूछ लिया जाए कि शैलकृत वास्तुकला का सबसे प्राचीनतम उदाहरण हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो इनकी प्राचीनतम उदाहरण हमको जो बराबर की गुफाएं हैं यहाँ से प्राप्त होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है?
कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से कौन कौन सी गुफाओं के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। मैं आपको नाम लिख दे रहा हूँ और ये किस काल के हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और मैं नोट करके लिखवा दे रहा हूँ, उसको जरूर ध्यान में रखें, आपके एग्जाम में कल को पूछा जा सकता है कि आप सभी जानते हैं कि अशोक मानने वाला था किसको, बौद्ध धर्म को। लेकिन अशोक अपने अभिलेखों में धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, दूसरे संप्रदायों को सम्मान देने की बात करता है। और इसका उदाहरण हमको यहाँ से दिखाई देता है कि अशोक और उसका जो पौत्र है जिसका नाम क्या है, दशरथ, इन दोनों ने आजीवक संप्रदाय को, किसको, जो आपके आजीवक संप्रदाय हैं, इनको गुफाएं दान में दी। ठीक है, संप्रदायों को गुफाएं दान में दी। और कितनी गुफाएं, तो कुल 7 गुफाएं जो हैं इन्होंने क्या की, दान की थी। किस संप्रदाय को, आजीवक संप्रदाय को। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं, मक्खली गोसाल। कौन जाने जाते हैं, मक्खली गोसाल। नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि जो मखली गोसाल हैं ये किस संप्रदाय के संस्थापक हैं, या फिर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए। ध्यान रखिएगा, जो मखली गोसाल हैं इनके द्वारा यह जो आपका संप्रदाय है उसकी स्थापना की गई। अब एक एक करके हम इनके जो आपकी इन पहाड़ियों से प्राप्त गुफाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बराबर की गुफाओं पर करते हैं। तो यहाँ से 4 आपके जो गुफाओं हैं उनको लेख हमको देते हैं, जिसमें आपका आपका सबसे पहला है सुदामा गुफा। सुदामा गुफा, तो जो आपका सुदामा गुफा है ये आपके अशोक के 12 राज्याभिषेक के 12वें वर्ष का है। अशोक के राज्याभिषेक का जो 12वां वर्ष है, 12वें वर्ष का ये आपका अभिलेख है। ठीक है, इस अभिलेख का अन्य नाम भी हमको दिखाई देता है। वह अन्य नाम क्या है, न्यग्रोध अभिलेख। न्यग्रोध गुहा भी इसको कहा जाता है। तो आप मान लीजिए कि आपके ऑप्शन में कल को सुदामा गुफा ना लेके थोड़ा सा यदि एग्जामिनर का दिमाग फिर गया और वहां पर उसने नग्रोध गुहा दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इस सुदामा गुफा को ही न्यग्रोध गुहा भी कहा गया है। इसके अलावा कर्ण चौपड़ गुहा, कर्ण चौपड़ गुफा। अब ये जो आपका गुफा है काफी महत्वपूर्ण है, यह भी अशोक के ही शासन काल से संबंधित है। लेकिन अंतर यह है कि जहां पर सुदामा गुफा जो था ये अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष का था, लेकिन ये जो कर्ण चौपड़ है ये अशोक के राज्याभिषेक के 19वें वर्ष का है। तो इसमें आपको जो पूछा जाता है वो इनकी संख्या पूछी जाती है कि यह किस समय के हैं। ठीक है, तो इनके नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा लोमस ऋषि गुफा, लोमस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो आर्किटेक्चरल इसकी जो आपकी स्थिति है लोमस ऋषि की, वह क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो लोमस ऋषि गुफा है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लोमस ऋषि गुफा का जो निर्माण है अशोक के पौत्र, अशोक जो है इसके पौत्र हैं जिसका नाम है दशरथ, इस दशरथ के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, दशरथ के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जबकि इसके अलावा विश्व झोपड़ी गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, तो ये जो विश्व झोपड़ी गुफा है ये भी अशोक के ही समय का है, अशोक के ही समय का है। और ये अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष का है। कब का है, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष का है। ठीक है, तो बराबर की पहाड़ी में अब देखिए सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है, तो हमने आपको बताया है कि बराबर की पहाड़ी में सबसे प्रसिद्ध गुफा आपकी लोमस ऋषि गुफा है। इसका प्रवेश द्वार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि आर्किटेक्चरल फीचर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से इस जो आपका लोमस ऋषि केव है इसमें हाथी स्तूप की पूजा करते हुए इसमें हमको दिखाई देता है। अब देखिए बराबर से इन नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए जो अन्य बच्चे हैं, कि बराबर की जो गुफाएं हैं तो बराबर से जो चौथी गुफा है, बराबर की पहाड़ियों में जो चौथी गुफा है, इस चौथी गुफा से एक मौखरी राजवंश है। तो उस मौखरी राजवंश के एक मौखरी शासक हैं जिनका नाम है अनंत वर्मा। नाम क्या है, अनंत वर्मा।
इस अनंत वर्मा का जो लेख है यहां से देखने को मिलता है। तो कल के आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अनंत वर्मा का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जो बराबर के पहाड़ियों की चौथी गुफा है वहां से इसका प्रमाण हमको देखने को मिलता है। और बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों की जब हम चर्चा करते हैं तो वहां से हमको मौखरी राजवंश के ही 3 अन्य लेख भी दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा नोट पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि जो अशोक का पौत्र है जिसका नाम दशरथ है, तो दशरथ ने जो नागार्जुनी पहाड़ियां हैं, नागार्जुनी पहाड़ियां हमने अभी आपको बताया, सीतामढ़ी पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां और नागार्जुनी पहाड़ियां। तो जो आपके दशरथ हैं इन्होंने नागार्जुनी पहाड़ियों पर अपने राज्याभिषेक के समय इसने क्या किया कि एक गुफा का निर्माण कराया, और उसका नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गोपिका गुफा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। जहां पर लोमस ऋषि का निर्माण उसने कराया था, वहीं पर इसे लोमस ऋषि बराबर का हिस्सा है, वैसे ही आपका जो आपका नागार्जुनी गुफा है उसमें जो गोपिका गुफा है यह काफी क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये स्थित कहाँ पर है, नागार्जुनी की पहाड़ियों पर स्थित है। इसके अलावा इस नागार्जुनी पहाड़ियों पर 2 अन्य गुफाएं भी स्थित हैं, उनके भी नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखें। वडथिका गुफा, वडथिका गुफा, ठीक है, और आपका बहियक गुफा। तो यह जो तीनों हैं, यह तीनों के तीनों कहाँ पर स्थित हैं, तो यह तीनों के तीनों आपकी जो नागार्जुनी पहाड़ियां हैं वहां पर स्थित हैं। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब हम बात करते हैं सीता रामगढ़ गुफा के बारे में, तो रामगढ़ की पहाड़ियों पर कौन सी गुफा स्थित है, तो रामगढ़ की पहाड़ियों पर आपका सीता बेंगा गुफा, मैं नाम लिख रहा हूँ, यह हाल ही है फिलहाल, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस ध्यान रखिएगा। सीता बेंगा गुफा जो है ये आपकी रामगढ़ की जो गुफाएं हैं वहां से इनकी प्राप्त हुई है। साथ में यहाँ से जोगी मारा गुफा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आजकल कि जोगी मारा गुफा जो है इनकी प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो हमने जब आपको मौर्यकालीन क्वेश्चंस करा रहे थे तो वहां पर इनकी चर्चा आई थी। तो जोगी मारा जो गुहा लेख है, जोगी मारा जो गुहा लेख है, यहाँ पर ही आपका यह स्थित हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके लेख हैं जो कि आपके स्तंभ लेख हो गए। ये जो आपके इंपॉर्टेंट जो लेख हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, जो आपके लिए क्या है, प्रसिद्ध है, तो हमने आपको उनके बारे में बताया। अब एक नोट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, कुछ अन्य फैक्ट मैं बता रहा हूं जिनको आप जरूर ध्यान में रखें, और मान लीजिए कल को एग्जाम में यह प्रश्न आ जाए तो उनको आप लोग जरूर ध्यान में रखें। अब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अशोक के प्रस्तर प्रतिमा का के साथ एक लेख का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है। अशोक के एक प्रस्तर प्रतिमा के साथ, प्रस्तर प्रतिमा का पत्थर की बनी हुई मूर्ति, तो प्रश्न ये है कि अशोक के प्रस्तर प्रतिमा के साथ लेख का प्रमाण हमको कहां से प्राप्त होता है। तो सदैव ध्यान रखिएगा, जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसका प्रमाण हमको कहां से प्राप्त होता है, तो इसका प्रमाण हमको कंगनहल्ली से, कनगनहल्ली जो पुरास्थल है, जो कि कहां पर स्थित है, कर्नाटक राज्य जो है इसके गुलबर्गा जिले में स्थित है, गुलबर्गा जिले में स्थित है। तो इस कंगनहल्ली पुरास्थल से ही हमको कंगनहल्ली स्तूप का प्रमाण प्राप्त हुआ है, और इसी स्तूप से हमको अशोक के एक पत्थर पर बनी हुई प्रतिमा का प्रमाण मिला है, और उस प्रतिमा पर इसके साथ एक लेख का भी वर्णन मिलता है, जिस लेख पर रान्यो अशोक लिखा है। क्या लिखा है, रान्यो अशोक। हालांकि आपके लिए ये जो लेख है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में ये जो प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है कि अशोक की प्रतिमा का जो आपका वर्णन है या फिर जो प्रमाण है वो कहाँ से देखने को मिलता है, तो यह लेख आपको इसी पुरास्थल से देखने को मिलता है। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से हमने जो आपके अशोक से संबंधित जो आपके लेख हैं, जो चीजें हैं, हमने आपको उनसे बारे में चर्चा की। कल से अशोक के बारे में और उनके जो आगे की जो चीजें हैं हम आपसे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपके जो अशोक से अभिलेखों से संबंधित जो भी जिस भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना थी, हमने सभी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा आपसे यहाँ पर कर लिया है। कल इससे आगे बढ़ते हुए आगे की चर्चा हम आपसे जारी रखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो ये क्लास है वो समझ में आई होगी।
क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास के साथ, एक नए क्लास के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।